नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 10th साइंस का पहला और बहुत ही जरूरी चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझने वाले हैं। देखिए, ये वो चैप्टर है जो हमें बताता है कि हमारे चारों ओर जो बदलाव हो रहे हैं उनके पीछे की साइंस क्या है। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मिलकर देखने वाले हैं कि हमारी दुनिया केमिकली कैसे काम करती है। आपने कभी सोचा है कि लोहे की कोई चमकदार चीज, जैसे कोई खील हो या घर का तवा, उसे अगर नमी में छोड़ दें तो उस पर ये लाल भूरी सी परत क्यों चढ़ जाती है? हम इसे जंग लगना कहते हैं, है ना? असल में ये हमारी रोज की जिंदगी में होने वाला एक बहुत ही कॉमन केमिकल चेंज है। अच्छा, एक और सवाल। गर्मियों में कभी दूध बाहर रह जाए तो वो अपने आप दही जैसा क्यों बन जाता है? ये सारे सवाल हमें एक ही जगह लेकर जाते हैं, और वो है केमिकल रिएक्शंस की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया। तो देखिए, आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल चेंज आखिर होता क्या है। फिर हम केमिस्ट्री की भाषा यानी इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे। इसके बाद हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा है, और एग्जाम के लिए एक ज़बरदस्त क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज आखिर है क्या भला? देखिए, हमारे आसपास दो तरह के बदलाव होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो इन दोनों में फर्क क्या है? आइए केमिकल चेंज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो जब कोई एक या एक से ज्यादा चीजें मिलकर कुछ ऐसा नया बना दें जिसकी पहचान और गुण, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, पहले वाली चीजों से एकदम अलग हों, तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। सीधी सी बात है, एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? इसके लिए हमें कुछ जासूसों की तरह सोचना होगा और कुछ संकेतों यानी कि कुछ क्लूज पर ध्यान देना होगा। जैसे हो सकता है कि चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से गैस बन जाए, या फिर उसका रंग बदल सकता है, जैसे लोहे पर जंग लगने पर होता है। हो सकता है कोई गैस निकले, या फिर तापमान बदल जाए, जैसे कभी लैब में जिंक के दानों पर एसिड डालते हैं तो बीकर एकदम से गर्म हो जाता है। ये सब इशारे हैं कि अंदर कुछ केमिकल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को पहचान तो सकते हैं, पर साइंटिस्ट इसे लिखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचिए, हम एक मैग्नीशियम का रिबन ले रहे हैं और उसे जला रहे हैं। जब ये जलता है तो एक बहुत ही तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी निकलती है, और पीछे रह जाता है एक सफेद रंग का पाउडर। पता है ये पाउडर क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बिल्कुल नई चीज। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम शब्दों में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज बनती है, मतलब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। लेकिन भाई, साइंटिस्ट को इतना लंबा चौड़ा लिखना पसंद नहीं है। वो चीजों को छोटा और सटीक बनाते हैं, इसलिए वो शब्दों की जगह सिंबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीशियम बन गया Mg, ऑक्सीजन बन गया O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। देखा, ये है असली केमिकल इक्वेशन, छोटी, सिंपल और जानकारी से भरी हुई। पर एक मिनट, क्या हमारी ये इक्वेशन Mg + O2 to MgO पूरी तरह से सही है? नहीं, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। इसे हमें संतुलित करना होगा, मतलब बैलेंस करना होगा। और मैं बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे जरूरी टॉपिक है। चलिए देखते हैं ये बैलेंसिंग क्यों और कैसे की जाती है। इसका कारण है एक बहुत बड़ा नियम, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई केक बना रहे हैं। आपने जितनी सामग्री डाली, केक का वजन भी तो उतना ही होगा ना? कुछ भी हवा में गायब तो नहीं हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही होता है। रिएक्शन में तीर के एक तरफ जितने आटम होते हैं, तीर के दूसरी तरफ भी उतने ही आटम होने चाहिए। इसीलिए हमें दोनों तरफ आटम्स की गिनती बराबर करनी पड़ती है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोशिश करके देखते हैं कि क्या सही बैठता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
स्टेप 1, सबसे पहले हर फॉर्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लो। क्यों? ताकि हम फॉर्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ न करें। स्टेप 2, अब दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम गिनते हैं। लेफ्ट में 1 आयरन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट में 3 आयरन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अरे ये तो बैलेंस नहीं है। स्टेप 3, हम सबसे बड़े वाले कंपाउंड से शुरू करते हैं। यहाँ Fe3O4, इसमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो हम लेफ्ट साइड में H2O के आगे 4 लगा देते हैं। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। स्टेप 4, लेकिन अब लेफ्ट में हाइड्रोजन हो गए 4 गुणा 2 यानी 8, तो हम राइट में H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस। आखिर में बचा आयरन, राइट में 3 है तो लेफ्ट में Fe के आगे 3 लगा देते हैं। स्टेप 5, चलो अब फाइनल गिनती करते हैं और ये हो गया बैलेंस। तो ये रहा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ 3 आयरन एटम, 8 हाइड्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम है। मतलब हमारा तराजू अब बिल्कुल बराबर है। और हाँ, हमने साथ में S और G जैसे सिंबल भी लगाए हैं। ये पदार्थ की अवस्था बताते हैं। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, L लिक्विड के लिए और एक U जलीय घोल के लिए। अब हमारी इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट और इन्फॉर्मेटिव है। बहुत बढ़िया। अब जब हम इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना सीख चुके हैं, तो चलिए अब केमिकल रिएक्शंस की अलग-अलग किस्मों की दुनिया में चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमें रिएक्शंस को अलग-अलग ग्रुप में बांटने में मदद मिलती है। सबसे पहले एनर्जी के लेन देन के हिसाब से रिएक्शंस 2 तरह की होती हैं। पहली है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट या एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे लकड़ी का जलना या जब हम सांस छोड़ते हैं। दूसरी है ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर। ये वो रिएक्शंस हैं जिन्हें होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी को सोखती हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, उसे गर्मी चाहिए होती है। एनर्जी के हिसाब से तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि एटम्स आपस में जुड़ते हैं, टूटते हैं या अपनी जगह बदलते हैं। इसके आधार पर हम इन 4 मेन टाइप्स की रिएक्शंस को एक-एक करके समझेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 दोस्त मिलकर एक टीम बना लेते हैं। इसमें 2 या ज्यादा अभिकारक जुड़कर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जब हम चूने में पानी मिलाते हैं तो वो दोनों जुड़कर बुझा हुआ चूना बनाते हैं और साथ में बहुत सारी गर्मी भी निकलती है। संयोजन का ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर संयोजन टीम बनाना है तो वियोजन हुआ टीम का टूटना। इसमें एक बड़ा अभिकारक टूटकर 2 या ज्यादा छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ध्यान रहे ये अपने आप नहीं टूटता। इसे तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो गर्मी हो, लाइट हो या फिर बिजली। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है जब हम लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं। लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और घोल का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। और आखिर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें पार्टनर्स की अदला बदली होती है, मतलब 2 अलग-अलग कंपाउंड्स अपने आयनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं है। इस ना घुलने वाले पदार्थ को हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये सब जो हमने सीखा, ये सिर्फ किताबों और लैब तक ही नहीं है। ये सारी रिएक्शंस हर पल हर लम्हा हमारे आसपास हो रही हैं। चलिए कुछ मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में सफ़ेदी होती है तो 2-3 दिन बाद दीवारों पर एक अलग ही चमक आती है। वो चमक एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से है। पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, वो सूरज की रोशनी से होने वाली एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर काम करती थी। और जैसा हमने पहले भी बात की, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देती है। चलिए अब फटाफट से इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के नज़रिए से रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको वो ज़रूरी पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत मदद करेंगे। ये कुछ गोल्डन रूल्स है, इन्हें हमेशा याद रखिए। पहला, इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना है। दूसरा, रिएक्शन के वो 4 संकेत जरूर याद रखना।
तीसरा, हर टाइप की रिएक्शन की डेफिनेशन और कम से कम एक एग्जाम्पल तो पक्का याद कर लेना। और हाँ, अगर आप फॉर्मूले के साथ उसकी फिजिकल स्टेट मतलब SLG लिखते हैं तो ये आपके आंसर को और भी बेहतर बना देगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, साइंस को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए। ये अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया है, एक चश्मा है। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो आप दुनिया को एक अलग ही लेवल पर समझने लगते हैं। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो से चैप्टर समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो टारगेट विद अमित चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि साइंस किसी को भी मुश्किल ना लगे।